ओके नाउ, तो सब क्वेरी बेसिकली सपोज करिए यहाँ पे आई राइट हियर 3 नाउ। तो दिस वन इज, यू कैन से यहाँ पे जो सबसे आउटर है ये यहाँ पे पेरेंट है, दिस वन इज द नथिंग बट द पेरेंट क्वेरी, and for this parent this inner side is nothing but acting as a child, this one is child. And now for these two, I mean say, let's give the name 1 2 and 3 for this one. So for the one, if one is acting as a child, then for the one the two will be as nothing but the parent query. तो यू कैन से यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे चेन की तरह नेस्टेड के तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भी अंदर होगा सबसे छोटी क्वेरी और सबसे इनसाइड यू कैन से यहाँ पे जो है वो नथिंग बट द चाइल्ड क्वेरी होगा. वॉट एवर रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द क्वेरी नंबर 1, it will pass to the query number 2, and then again second query will process, and whatever the result will come from here, it will pass to the last one, that is the third one. Then your result will be display on the monitor. It depends, तो it's in your mind कि आप किस पे. तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सब क्वेरी इज नथिंग बट हैविंग द कंडीशन, बेस्ड ऑन द कंडीशन यू विल गेट द डेटा, एंड दैट डेटा विल बी पास टू द पेरेंट क्वेरी, और उस पेरेंट क्वेरी के बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे. तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर 3 इज एक्टिंग एज अ पेरेंट फॉर द नंबर 2, एंड नंबर 1 के लिए जो नंबर 2 है वो पेरेंट बन गया. तो यानी कि वो 2 जो है वो चाइल्ड की तरह भी काम कर सकता है और पेरेंट की तरह. तो ये डिपेंड करता है कि एक क्वेरी कभी तो चाइल्ड होगा और कभी वो पेरेंट होगा. अब अगर हम बात करें 3 के रेफरेंस में, तो क्वेरी नंबर 1 जो होगा वो ग्रांड चाइल्ड होगा क्वेरी नंबर 3 के लिए, और यू कैन से चाइल्ड अगर 1 है तो उसका ग्रांड पेरेंट क्या है, दिस वन इज द पेरेंट क्वेरी, दैट मीन्स नंबर 3, और यू कैन से दिस वन इज नथिंग बट द ग्रांड क्वेरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेरी एक के अंदर एक डिफाइन होगी, दैट इज नेस्टेड. यहाँ पे दूसरी चीज जो सबसे लास्ट में क्वेरी है, अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो दैट इज कॉल्ड द रूट क्वेरी. रूट मतलब द वेरी फर्स्ट क्वेरी इज नथिंग बट द रूट क्वेरी, या आप कह सकते हैं द आउटर मोस्ट, जो टॉप मोस्ट होगा वो हमारी रूट क्वेरी होगी. एंड योर रूट क्वेरी कैन बी द पेरेंट क्वेरी फॉर सम. तो जैसे 2 के लिए ये 3 जो है पेरेंट क्वेरी की तरह काम कर रहा है, बट इसे हम रूट क्वेरी भी बोल सकते हैं. तो आप कह सकते हैं इफ इट इज अ रूट क्वेरी, तो यू कैन से द रूट क्वेरी इज नथिंग बट द पेरेंट क्वेरी. बट इफ इट इज अ पेरेंट क्वेरी यू कैन नॉट से द इट इज अ रूट क्वेरी, क्योंकि 2 इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ पेरेंट बट इट इज नॉट अ रूट, यू कैन से हियर. तो 2 जो है वो हमारा पेरेंट तो है बट रूट नहीं है, बट रूट जो है पेरेंट हो सकता है. इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड है, तो यहाँ पे क्या, द टॉप मोस्ट क्वेरी इज रिफर्ड एज अ रूट क्वेरी, एंड द पेरेंट क्वेरी दैट रिसीव्स द वैल्यू फ्रॉम द अदर क्वेरी, आई मीन आपकी सब क्वेरी से जो वैल्यू रिसीव कर रहा है उसे हम पेरेंट क्वेरी बोलते हैं. चाइल्ड और सब क्वेरी दोनों एक ही चीज है. अ क्वेरी कॉल्ड बाय अनदर क्वेरी, आई मीन अ चाइल्ड क्वेरी हमेशा दूसरे क्वेरी के द्वारा कॉल किया जाएगा, दैट इज नथिंग बट द सब क्वेरी. तो व्हेन अ सब क्वेरी इज रिक्वायर्ड, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आता है, भाई सब क्वेरी की रिक्वायरमेंट कब होती है हमारे पास. when output is required from one table and condition is required from the another table, then we required, यहाँ पे हमें सब क्वेरी की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं कि केवल दूसरी टेबल से ही हमें चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिंगल टेबल जो है पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों का रोल यहाँ पे क्रिएट करता है. आई विल टेल इन द एग्जाम्पल. तो यहाँ पर मैंने, लेकिन क्या हुआ, वो जो सिंगल टेबल पेरेंट एंड चाइल्ड का रोल क्रिएट कर रहा है उस टाइम पे भी क्या होगा, एक कंडीशन आपकी इस वाली क्वेरी से, आई मीन इस टेबल पे होगा और दूसरा जो होगा इस टेबल पे होगा. देन ऑल्सो वी आर, आई मीन अगर हम एक ही टेबल को 2 बार यूज करते हैं तो भी वो 2 टेबल कहलाएगा, भले उनका नाम सेम क्यों ना हो. तो when output is required from one table and condition is requires another table, I will tell the example. The second case क्या हो सकता है, when output required from one or more records and condition requires another records from the same table, और यू कैन से, वे अभी मैंने बोला कि अगर सिंगल टेबल हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों का वहाँ पे काम कर रहा है, इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे भी हमें 2 क्वेरी लिखनी ही पड़ेगी. तो आई विल शो कि कैसे हम यहाँ पे करेंगे कि सब क्वेरी को कैसे डिस्प्ले कराते हैं. और यहाँ पर तो सबसे पहले वापस प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं कि कैसे यहाँ पर हम देखेंगे. Now here you can say
सी दिस, यहाँ पे कल भी मैंने बात करी थी आपको कि नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। हमने यहाँ पे एक टेबल देखी, यहाँ से मैं ऑटो कमिट हटा रही हूँ, अदरवाइज वॉट एवर आई विल डू द चेंजेस इट विल सेव परमानेंटली, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय टेबल का डेटा यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल का डेटा भी आ गया। डिपार्टमेंट टेबल में आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम एंड लोकेशन। तो मेरा जो क्वेरी है, इफ आई से आई वांट टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग 30 बिकॉज इन एम्प्लॉय टेबल यू कैन गेट द department number 30 but you will not get the department name or location you can say. तो I want to display those employees who are working in the sales department. तो आप देख रहे हैं कि I am talking about here two tables, that is the department table as well as the employee table. तो now department table and employee table यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे। आप देखिए, मैंने बोला कि उन लोगों को डिस्प्ले करना है जो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट नेम इज अ सेल्स विच विल अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्प्लॉय टेबल में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये हमारी डिस्प्ले टेबल है बिकॉज एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को हमें डिस्प्ले करना है। अब हम कंडीशन किस पे लगाएंगे, डिपार्टमेंट टेबल पे। देन आई राइट हियर वेयर, क्योंकि दोनों टेबल के बीच में कॉमन कॉलम क्या है, दैट इज द एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है। तो दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है दैट इज नथिंग बट द डिपार्टमेंट नंबर। तो आई विल राइट हियर डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दैट मीन्स इट इज अ डिपार्टमेंट, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय का है। Where department number equal to, again I will write here right hand side one more query, that is a select department number from DPT where D name है, यहाँ पे D name I mean डिपार्टमेंट का जो नेम है इक्वल टू सेल्स है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया एंड पुट द सेमी कॉलन। नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड द सब क्वेरी, दिस इज कॉल्ड द सब क्वेरी एंड सब क्वेरी हमेशा ये राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखिएगा ये जो डिपार्टमेंट नंबर है राइट हैंड साइड जो होगा आपको फिल्टर करके क्या देगा, जहाँ जिस डिपार्टमेंट का नाम सेल्स है उसका डिपार्टमेंट नंबर निकाल के देगा। तो इस डिपार्टमेंट का नाम जहाँ सेल्स है उसकी वैल्यू 30 है, यानी अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं तो हमने क्या लिखा है एग्जैक्टली 30 लिखा मैंने यहाँ पर। तो 30 हमारा राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होगा, अगर वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय की टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर स्टोर्ड है दैट इज अ 10, 20, 30 के रिकॉर्ड्स वहाँ पे पड़े हैं, वो एक एक करके इस राइट हैंड साइड के 30 की वैल्यू से मैच होगा और जो जो डेटा मैच होता जाएगा ये उसको फिल्टर करके आपको दिखा देगा। एज वी कैन सी हियर इनवैलिड SQL स्टेटमेंट, शायद मैंने कहीं कुछ गलत लिखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम DPT वेयर D नेम सेल्स, बट सही तो है, आ गया। आई डोंट नो क्या एरर दी, कभी कभी नहीं समझ में आता है क्या एरर देता है। तो नाउ यहाँ पे देखिए कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज द 6 पर्सन्स यहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर 30 में। तो आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये पता था कि जो एम्प्लॉय है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बट एक्चुअली सेल्स डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं पता थी मुझे, आई मीन उसकी ID नहीं पता थी। तो आपने यहाँ पे उसे फिल्टर किया, तो आपने देखा ये जो डेटा डिस्प्ले हुआ है वो डिस्प्ले तो एम्प्लॉय टेबल का डेटा कर रहा है, लेकिन मैचिंग कहाँ से कर रहा है, कंडीशन कहाँ से ले रहा है, वो हमारा डिपार्टमेंट टेबल से ले रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए सब क्वेरी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स लाइक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आप डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आइदर एक टाइम में आप डिपार्टमेंट का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, और कंडीशन आप रिवर्स कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो हमें यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले होगा वो वन पर्टिकुलर टेबल से ही हो पा रहा और दूसरी टेबल पे आपने कंडीशन लगाई। इस ड्रॉबैक को जो हम सॉल्व करेंगे वो ज्वाइन क्वेरी में हो जाएगा। ज्वाइन क्वेरी कहता है कि भाई
If you want to display from more than one table, then you can use that the join query. So this is the first condition where we are using the both the tables, I mean एक employee table और एक department table है. Then I told कि अगर हमारे पास single table है तब I mean हमारे पास एक ही टेबल में दोनों डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए क्वेरी मैंने बोली थी दो कंडीशन है. तो व्हेन आउटपुट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम वन टेबल एंड कंडीशन रिक्वायर्स अनदर टेबल, देन वी आर, दैट इज द एग्जांपल विच आई हैव सोन हियर. नाउ द नेक्स्ट वन कि अगर हमारा एक ही टेबल, अब एक्चुअली आपकी जो एम्प्लॉय टेबल अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट, सैलरी एंड कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर, 8 कॉलम्स है यहाँ पे. ये जो MGR नंबर है आपका, दिस इज नथिंग बट द बॉस नंबर. आई मीन अगर एम्प्लॉय नंबर ब्लैक की बात करें तो हु इज acting as a boss for this, you can say 7839, and this 7839 is also the employee of the company. तो वो भी employee की लिस्ट में है. बट अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी मैं हूँ, मेरे इमीडिएट बॉस कौन है, HOD से इमीडिएट बॉस कौन होगा, वो डायरेक्टर से मैनेजमेंट. तो लाइक दैट यहाँ हायरार्की, बट एवरीबडी विल बी लिस्टेड इन द एम्प्लॉय टेबल. ऐसा नहीं कि हर डेजिग्नेशन के लिए आप एक अलग टेबल बनाओगे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेजर है, सेल्समैन है, क्लर्क है, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग या ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. इवन जो आपका मैनेजमेंट है उसका भी डेटा इस टेबल में मिलेगा और उसके नाम के सामने डेजिग्नेशन में आपका वहाँ मैनेजर लिखा होगा, या आप कह सकते हो मैनेजमेंट लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, प्रेसिडेंट लिखा होगा, एनीथिंग कैन बी, वहाँ पे आप डेजिग्नेशन राइट कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो ये जो टेबल है ना, एक्चुअली ये दिस टेबल इज एक्टिंग एज अ 2 tables. You can say, somebody can say this table contains the manager's record, or somebody can no it is a employee table, but I say कि it contains both the things based on this one particular column. यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे मुझे मैनेजर का भी डेटा मिल जाएगा. Now I want to look here कि I want to see those employee records who are working in the under the king. I mean king एक मैनेजर का नाम है, I mean एक पर्सन है जिसका नाम किंग है, और उसके अंडर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मुझे ये चेक करना है. तो आई विल राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. बट अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है. सपोज अगर मैंने यहाँ पे बोला एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नंबर के सामने उसके बॉस का नंबर है, तो यानी कि मुझे क्या करना, मुझे एम्प्लॉय के बॉस के नंबर को उसके बॉस के एम्प्लॉय के नंबर के बराबर करना है. तो आई विल राइट दिस क्वेरी हियर. इसे मैं एडिट कर रही हूँ मैं. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, MGR का मतलब है मैनेजर का नंबर. तो देखो मैं डिस्प्ले, मुझे रिकॉर्ड जो करना है वो एम्प्लॉय का करना है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करना है. बट आई एम टेकिंग हियर वेयर के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए तो हमने लिखा MGR क्यों लिखा भाई, मुझे एम्प्लॉय का बॉस का नंबर चाहिए. तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो बॉस का नंबर लिया. अब दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, जैसे भी डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट नंबर से इक्वल किया था, दोनों साइड डिपार्टमेंट नंबर ही था एनी हाउ. तो यहाँ पर भी हमें क्या, दोनों तरफ एम्प्लॉय नंबर ही होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एम्प्लॉय नंबर होगा वो मैनेजर का नंबर होगा, और जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो उस मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर. आई मीन सेम ही आदमी होगा लेकिन दोनों तरफ एक होना चाहिए. तो आई विल लुक हियर कि सेलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम नॉट द DPT. यू कैन से अगेन EMP टेबल से ही दोनों डेटा आएगा. तो आई विल राइट हियर EMP वेयर जो एम्प्लॉय का नाम है वो है ई नेम, वेयर ई नेम हमने क्या बोला कि एम्प्लॉय का जो नाम है वो किंग है. मुझे पता है कि जो एम्प्लॉय का नाम है वो किंग है, और मैं देखना चाहती हूँ किंग के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पे किंग के अंडर में कितने पर्सन यहाँ काम कर रहे हैं, दैट इज अ 3 persons यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. तो आप देखिए यहाँ पे MGR का नंबर सेम है 7839, बट यहाँ एम्प्लॉय नंबर अलग है. तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड आप सपोज करिए, इमेजिन करिए कि मैंने क्या उठाया यहाँ पे 7839, एंड राइट हैंड साइड जो हमारी क्वेरी रिटर्न कर रही है वैल्यू, वो क्या करा, उसने एम्प्लॉय का नाम ढूंढा, किंग मिला, जहां पर किंग है उसके सामने का एम्प्लॉय नंबर लिया, और वो राइट हैंड साइड यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर डेटा आया हमारा वो किंग का EMP नंबर आया. जब ये EMP नंबर एम्प्लॉय के मैनेजर नंबर के बराबर है तो वो डेटा डिस्प्ले हुआ. दिस इज द बेसिस, यू कैन से कि यहाँ पर हमने काम किया. तो सब क्वेरी ऐसे ही काम करती है कि आई एम राइटिंग, आई मीन जो कंडीशन वाला पार्ट होगा वो राइट हैंड साइड होगा, सॉरी इन साइड ऑफ द क्वेरी होगा, और जो डिस्प्ले होगा वो आउटर साइड होगा. तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं सब क्वेरी, एंड ये जो ऊपर की ओर लिखा है सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो ऊपर लिखा है
दैट इज नथिंग बट द पेरेंट क्वेरी। तो आपने देखा कि सब क्वेरी ने अपनी जो वैल्यू है वो उसको पास किया, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब क्वेरी। ना इसी में एक टॉपिक और है, दैट इज अ कोरिलेटेड सब क्वेरी। So when manipulation is required on one table and the condition requires another table, and तो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम सब क्वेरी का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिलीट का स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू डिलीट, आई मीन यहाँ पर मुझे डिस्प्ले नहीं करना बल्कि डिलीट करना है, तो आपने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज दिस, आई मीन आई वॉन्ट टू डिलीट दोज एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो आपने सब क्वेरी में सेल्स डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर ले लिया और फिर उसको करा, और जितने लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको डिलीट कर दिया आपने। तो दिस इज द वे यू कैन डू, आई मीन आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। नाउ इंडिपेंडेंट और सिंपल सब क्वेरी, जस्ट नाउ वी डिस्कस, दैट इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट क्वेरी और यू कैन से सिंपल सब क्वेरी। तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट सब क्वेरी की जो खास बात होती है, वापस मैं आ रही हूँ, इंडिपेंडेंट सब क्वेरी की जो खास बात होती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये जो क्वेरी है वो केवल एक बार रन हो रही है। दिस क्वेरी विल रन वन टाइम। कैसे, आप देख सकते हो, किंग है, आपने एम्प्लॉय का नाम डाला किंग, उसने क्या किया, टेबल में जाके किंग नाम के पर्सन को सर्च किया और उसका एम्प्लॉय नंबर ढूंढ लिया। तो एक ही बार ढूंढेगा, बार बार थोड़ी ढूंढेगा। यहाँ पर एक बार एम्प्लॉय नंबर उसने ढूंढा और वो राइट हैंड साइड लेके बैठ गया, एंड दिस वैल्यू जो प्रोसेस हुई है, प्रोसेस होके आई है हमारे पास, वो एक डेटा आया, दैट इज नथिंग बट द डिपार्टमेंट नंबर, यू कैन से एम्प्लॉय नंबर इज 7839, उसको लिया। और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी पेरेंट क्वेरी है वो नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि इसमें टोटल 14 रिकॉर्ड्स है, तो आप कह सकते हो कि सब क्वेरी तो एक बार चल रही है, बट आपकी जो पेरेंट क्वेरी है वो 14 टाइम्स रन हुआ, और जहाँ जहाँ पे वो मैच करा किंग के एम्प्लॉय नंबर से, उसने उसको डिस्प्ले करा दिया। नाउ कोरिलेटेड सब क्वेरी कहता है जी नहीं, हम पैरेलली काम करेंगे, जो सब क्वेरी होगा वो भी उतनी बार चलेगा और पेरेंट क्वेरी वो भी उतनी बार चलेगा, देन दैट इज कॉल्ड द कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो पेरेंट सब क्वेरी की खास बात यह है कि इसमें जो सब क्वेरी केवल एक बार रन होती है, जबकि उसकी पेरेंट क्वेरी वो नंबर टाइम, जैसे जैसे वैल्यूज रिसीव होती जाएगी, मिलती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, उतने टाइम्स वो चल रहा होता है। नाउ इन कोरिलेटेड सब क्वेरी, अ सब क्वेरी प्रोसेस फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट क्वेरी, यानी जो सब क्वेरी है वो दोनों एक साथ चलता है, वो उसकी वैल्यू को देखते वो बार बार कैलकुलेट करता रहेगा और रन करता रहेगा। Sub query is processed as many times as the number of records processed by the parent query. In case of correlated subquery, table alias are must. अब यहाँ पे मैंने कल आपको alias बताया था, but that is the column alias. यहाँ पे table alias नहीं बताया था मैंने। I mean हम अपनी टेबल का नाम का भी एक निकनेम दे सकते हैं, either you can use the directly the name of the table और उसका एक निकनेम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी हम कर सकते हैं। तो now parent table and child tables are used in the single condition, so to refer the columns from the parent table into the subquery, we need to use the table name or alias name if parent and child tables are same in the alias name. Now process or logic यहाँ पे, unlike independent subquery, the parent and child tables are processed simultaneously. बोथ द टेबल्स आर ओपन, आई मीन दोनों एक साथ, अभी मैं आपको सामने नहीं हूँ तो इसलिए बता नहीं सकती, दोनों हमारा सपोज करें दोनों हाथ है, दोनों हाथ काम करेगा। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, एक बार ये रन कर रहा है तो उसके पैरेलली वो भी रन करेगा, दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ द कोरिलेटेड सब क्वेरी। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस कि चलो मैं यहाँ पे एक क्वेरी लेते हैं, यहाँ पे हमें क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, तो अब हम यहाँ पे देखिए कोरिलेटेड सब क्वेरी का एग्जांपल क्या है। सपोज इफ आई से डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉयज सैलरी हुज सैलरी इज ग्रेटर देन हिज मैनेजर सैलरी, तो हमें ये देखना है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्प्ले करानी है जिनकी सैलरी उनके मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा। तो आपको अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। सपोज अगर आप किसी जॉब में है और आपका जो बॉस है वो न्यूली ज्वाइंड है कंपनी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हायर ग्रेड पे ज्वाइन किया है, लेकिन एक पर्सन जो 20 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है वो लो सैलरी पैकेज पे, लेकिन उसके 20 सालों में 20 बार इंक्रीमेंट लग गया कि उसकी जो सैलरी आफ्टर 20 ईयर्स वो अपने इमीडिएट बॉस की सैलरी से ज़्यादा हो सकता है, 10-20 रुपये या 10,000 भी ज़्यादा हो सकता है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि जो लोअर स्टाफ उसकी सैलरी अपने बॉस की सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लेट्स टेक, ये एक्सेप्शन ही है लेकिन होता है, ऐसी सिचुएशंस भी होती है। तो आई विल राइट यहाँ पे, आप देखिए कि अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो उसके बॉस के रिकॉर्ड से ज़्यादा हो। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेरी को लिख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPE। अब देखो यहाँ पे मैं ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि दोनों डेटा हमारा एम्प्लॉय टेबल में ही है, तो आई विल राइट यहाँ पे निक नेम। अभी मैं ये जो पेरेंट क्वेरी में लिख रही हूँ इसका निक नेम मैंने ई रखा है, एम्प्लॉय EMP का ई लिखा है, एक गैप देके आपको लिखना होगा, दिस इज कॉल्ड द एलियास। यू कैन राइट यहाँ पे बड़ा सा नाम रख सकते हो, बट एलियास का नाम मतलब ये होता है छोटा सा रखो ताकि हम उसे बार बार लिखें तो हमें बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPE, तो मैंने ये डिफ्रेंशिएट किया, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय और एम लिखूंगी तो मैनेजर के लिए। वेयर, अब देखिए यहाँ पे जब भी हम एम्प्लॉय की बात करेंगे और उसके मैनेजर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा MGR नंबर उठाएंगे। फॉर दिस टेबल आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPE वेयर MGR। नाउ हमें क्या लेना है, MGR इक्वल टू, मैंने लिखा अगेन यहाँ पर सेलेक्ट, अभी इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए हम यहाँ पे सैलरी की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय की जो सैलरी है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ई डॉट सेल, एम्प्लॉय की जो सैलरी हो वो उसके मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा हो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया ई डॉट सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई मीन इक्वल टू भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन उस मैनेजर की सैलरी। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ कि जो मैनेजर की टेबल बनाऊंगी उसका नाम मैं रखूंगी M, तो मैंने यहाँ M लिख दिया। और मैनेजर की सैलरी लेनी है तो एलियास जो होता है, जो टेबल का नाम होता है और जो कॉलम का नाम होता है उनको डॉट के साथ मेंशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ई डॉट सेल का मतलब है ई डॉट एम्प्लॉय की सैलरी, दैट मीन्स एम्प्लॉय टेबल से इसकी सैलरी निकाली हमने। सेलेक्ट M डॉट सेल फ्रॉम EMPM, क्योंकि अभी जो सब क्वेरी में हम एज्यूम करके चल रहे हैं, सब क्वेरी जो है मैनेजर के लिए बनाई है और पेरेंट क्वेरी एम्प्लॉय के लिए। तो मैनेजर की टेबल में से मैंने मैनेजर की सैलरी निकाली है और एम्प्लॉय की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। बट अब बताइए दोनों लोग एक ही जगह बैठे हैं तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय है कौन सा मैनेजर है, क्योंकि सभी का डेटा तो एम्प्लॉय नंबर में है, तो उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वेयर ई डॉट MGR इक्वल टू M डॉट EMP नंबर। अब कहोगे ये क्या चीज़ है, दिस इज नथिंग बट द ज्वाइनिंग कंडीशन फॉर टू टेबल्स। हमने बोला ना यहाँ पे दो टेबल है, एक तो E नाम का टेबल है, दूसरा M नाम का टेबल है। तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, E डॉट MGR, एम्प्लॉय का जो मैनेजर नंबर है जब मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर के बराबर होगा तो हम उसकी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे और ये प्रोसेस करने के लिए उसे पेरेंट क्वेरी को दे देंगे। तो ये जो कंडीशन है वो ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि जो टेबल है उसमें जो बहुत सारे एम्प्लॉय है उनमें कौन सा मैनेजर है कौन सा एम्प्लॉय है, ये बताने के लिए यूज हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये कैसे मैनी टाइम्स कैसे प्रोसेस कर रहा है, इसलिए प्रोसेस कर रहा है मैनी टाइम यहाँ पर। कारण क्या है कि यहाँ पर आप देखिए मैनेजर जो नंबर आपने लिया वो एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल का है, दैट मीन्स पेरेंट टेबल का डेटा है वो। ई यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ना सब क्वेरी के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट टेबल का एक कॉलम जो है वो आपके मैनेजर टेबल में यहाँ पर जो है यूज हो रहा है। मैनेजर टेबल में जब आपका यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये को रिलेटेड सब क्वेरी बन गई। इट्स नॉट द सब क्वेरी तो है बट इट इज अ को रिलेटेड वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि ये पेरेंट से रिलेट कर रहा है। पेरेंट क्वेरी अभी सेपरेट नहीं है बल्कि पेरेंट क्वेरी का एक कॉलम जो है सब क्वेरी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे हम को रिलेटेड बोलते हैं। और ये बोलता है कि भैया जब ये वाला पहला रिकॉर्ड लेगा, सपोज करो ये एक टेबल है हमारे पास और इसके सामने ही दूसरी टेबल है, तो इसका पहला रिकॉर्ड इसके पहले डेटा से मैच करेगा, फिर इसका पहला रिकॉर्ड मैनेजर टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से मैच करेगा। आई मीन मैनेजर में भी 14 रिकॉर्ड्स हैं और एम्प्लॉय में भी 14 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसका पहला रिकॉर्ड इसके 14 रिकॉर्ड से मैच करेगा। अगेन इसका सेकंड रिकॉर्ड इसके 14 रिकॉर्ड से मैच करेगा, आई मीन सेकंड टेबल के 14। तो आप कह सकते हो कि 14 इंटू 14 जो होता है वो कितना होता है, भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, 116 आई मीन कुछ होगा, 170 से ऊपर आएगा। तो दैट इज नथिंग बट उतने टाइम ये क्वेरी प्रोसेस हुआ 14 इंटू 14, क्योंकि दोनों में 14 इंटू 14 डेटा है यहाँ पर। तो
इतनी बार ये क्वेरी चलेगा और जो डेटा मैच करेगा उससे वो फिल्टर करके दे देगा। तो लेट्स डू दैट, रन करके देखते हैं, अगर ये राइट होगा तो आएगा रिजल्ट। यस, नाउ इट्स कमिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉट एंड फोर्ड ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3000 है। तो हम देखिए यहाँ पे जो मैनेजर नंबर आया है वो है 756। आई विल चेक कि 756 का कितना सैलरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू 7566। मुझे इस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी थी ताकि मैं देख सकूं, कंपेयर कर सकूं। इन दोनों एम्प्लॉय की देखिए 3000 है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। और देखिए ये 7566 की सैलरी जो है 2975 रुपीज़ है, 25 रुपये कम है उसके एम्प्लॉय से। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि एम्प्लॉय की सैलरी जो है उसके मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा होगी। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेरी में आपने देखा यहाँ पर। इसी तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो मैनेजर का ज्वाइनिंग डेट है वो उसके एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट से कम हो सकती है। भाई मैंने अभी बताया एम्प्लॉय जो है वो पहले ज्वाइन किया होगा और जो मैनेजर है वो बाद में ज्वाइन। तो आप यहाँ पे E.cell की जगह आप क्या लिख लोगे, यहाँ हायर डेट, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे इस टेबल में हायर डेट के नाम से है। तो आप वो क्या डिलीट कर रही हूँ मैं, E.हायर डेट करोगे तो हमें मैनेजर की हायर डेट से कंपैरिजन करना है। ये 7 एम्प्लॉयज हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है उनके मैनेजर से पहले की होगी। इसी तरह से आप लेस करके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, एक साथ रन कर दिया इसलिए ये रॉन्ग दे रहा है क्योंकि 2 क्वेरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बाकी 6 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग हायर डेट जो है। तो ये जो हायर डेट वो कंपैरिजन कर रहा है दोनों जगह, वो कंपेयर करेगा आज की डेट से, सिस्टम डेट से ज्वाइनिंग के। तो ये इससे कंपेयर करेगा। तो दिस इज द वे यू कैन डू द सब क्वेरी। दैट मीन्स सब क्वेरी क्या होता है और कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम यहाँ पे डेटा जो है केवल एक ही टेबल से डिस्प्ले करा पा रहे हैं, दूसरी टेबल से डिस्प्ले नहीं करा सकते। बल्कि हाँ, 2 टेबल से ज्वाइन करके कंडीशन जरूर लगा लिया हमने। ना इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेरीज तो बहुत हैं सब क्वेरी पे, यू कैन राइट हियर एनीथिंग। नाउ आई विल कम टू द ज्वाइन क्वेरी। अब ज्वाइन क्वेरी क्या होती है, यहाँ पे ये एक सिंपल सी टेबल है। आई विल शो। यहाँ पे एक तीसरी टेबल भी मैंने ली है, दैट इज अ सेल ग्रेड। पहली टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय टेबल जिस पे अभी काम कर रहे थे, दूसरी जो है डिपार्टमेंट टेबल है। आप देखिए डिपार्टमेंट टेबल और ये रहा डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, ये डिपार्टमेंट नंबर है। और ये डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो आपकी पीके है, दैट मीन्स प्राइमरी की है यहाँ पर। और जो डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में है वो फॉरेन की है, यहाँ पर है। अब देखिए 2 टेबल यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके बीच में कोई कॉमन कॉलम नहीं, फिर भी दोनों के बीच में रिलेशन है। इसे जैसे अभी आपने देखा एम्प्लॉय टेबल 2 तरह से काम कर रहा था, एक तो एम्प्लॉय के लिए और दूसरा मैनेजर का डेटा भी वो रख रहा है। तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या, एक ही टेबल के अंदर 2 तरीके का काम कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट वो टेबल अकेले इतना काफी है कि वो 2 लोगों का डेटा मेंटेन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द सेल्फ ज्वाइनिंग, यानी 2 डेटा है जो यहाँ पे हम बोलेंगे इक्वी ज्वाइन। एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच में यहाँ पे जो ज्वाइनिंग कंडीशन आपको दिख रही है
दिस इज कॉल्ड द इक्वी ज्वाइन. रीजन बिहाइंड दैट कि दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम है, तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग कि दिस वन इज द ज्वाइन कंडीशन ऑफ इक्वी ज्वाइन. इक्वी का मतलब दोनों में कॉमन कॉलम है. ना एम्प्लॉय टेबल एंड सेल ग्रेड टेबल, यहाँ सैलरी से रिलेटेड एक और टेबल है, दैट इज कॉल्ड द यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी जो हमारे पास जो टेबल है दैट इज नथिंग बट द एम्प्लॉय टेबल और ये जो सेल ग्रेड टेबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, बट आप देख रहे हो फिजिकल कोई कॉलम नहीं है. दैट इज एम्प्लॉय टेबल का कंप्लीट डेटा नहीं है, थोड़ा सा मेंशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है. सेल ग्रेड में क्या, एक तो ग्रेड है, दूसरा लो सेल है और हाई सेल, जबकि एम्प्लॉय टेबल में सैलरी नाम का एक कॉमन है. बट इस रेंज के कारण, दिस इज ड्यू टू दिस रेंज ओनली वी कैन से दीज टू आर हैविंग द रिलेशन बिटवीन दिस. तो हमारे पास जो ज्वाइनिंग कंडीशन होती है दैट मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वी ज्वाइन. इक्वी ज्वाइन, और जब एक ही टेबल अपने आप में काम कर रही है दो दो डेटा को लेके तो हम उसे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन. जैसा कि एम्प्लॉय टेबल और मैनेजर टेबल के बीच का रिलेशन आप देख सकते हैं. एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच का रिलेशन देखें तो हम कहेंगे इक्वी ज्वाइन है. अब रहा एम्प्लॉय टेबल एंड सेल ग्रेड के बीच का डेटा, अगर हम देखें इनके बीच कोई कॉमन कॉलम नहीं है, दो डिफरेंट टेबल है, तो हम इसे बोलते हैं कौन सी ज्वाइनिंग कंडीशन होगी, नॉन इक्वी ज्वाइन. नॉन इक्वी ज्वाइन आई मीन ज्वाइन तो है बट दोनों के बीच में कोई इक्विवेलेंट नहीं है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, फिर भी इनके बीच में है. एंड जो चौथी टाइप का ज्वाइनिंग कंडीशन हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द आउटर ज्वाइन. अब ये कहोगे आउटर ज्वाइन क्या है, तीन पिक्चर तो मैंने दिखा दी. आउटर ज्वाइन क्या होता है, देखो ज्वाइनिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो डेटा इन दोनों के बीच में कॉमन, ये तीनों केसेस में इक्वी, सेल्फ एंड नॉन इक्वी में जो डेटा इन दोनों के बीच में कॉमन है केवल ये उनको डिस्प्ले कराएगा. सपोज करो कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट नंबर 40 है डिपार्टमेंट टेबल में, बट अभी करेंटली इस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, केवल उनको ही डिस्प्ले कराएगा. सपोज करो मैंने कहा कि नाम के साथ साथ एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नाम को भी डिस्प्ले कराओ, तो ये केवल उन एम्प्लॉय के नाम को डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्ले कराएगा जहाँ पे मैचिंग रिकॉर्ड मिलेगा. लेकिन 40 में कोई काम नहीं कर रहा तो ये डिपार्टमेंट नंबर 40 को अपने रिकॉर्ड में डिस्प्ले ही नहीं करेगा. बट समटाइम्स कंपनी रिक्वायर्ड आई वांट टू कंप्लीट डेटा इवन द एम्प्लॉय वर्किंग और नॉट वर्किंग, तो आपको 40 का रिकॉर्ड चाहिए. उस केस में आपका ये इक्वी ज्वाइन फेल हो जाएगा. उस केस में हमें आउटर ज्वाइन लेना पड़ेगा. आउटर ज्वाइन इज अ दैट कंडीशन विच शोज द डेटा इज मैचिंग और नॉन मैचिंग बोथ द कंडीशन. तो जहाँ पे हमें नॉन मैचिंग डेटा की भी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आउटर ज्वाइन. और जहाँ पे केवल मैचिंग की रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करानी है तो यू कैन डू बाई 3 मेथड, दैट इज इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन. ना द 1 by 1 यहाँ पर देखते हैं. सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जनरली बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ज्वाइनिंग कंडीशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो इट इज़ यूज टू रिलेट 2 or more tables in the form of parent-child relationship, you can say. Only one select statement is required to display multiple tables data. I mean जो सब क्वेरी में प्रॉब्लम थी वो चीज़ हम यहाँ ज्वाइन क्वेरी में हमने ख़त्म कर दी. और लेकिन यहाँ पे सपोज करो मेरे पास दो टेबल है, दैट इज़ नथिंग बट द एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल. तो हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, सपोज करो अगर मैंने दो टेबल ले लिए और दोनों से कुछ डेटा निकालना है, तो हमने देखा कि दो टेबल से डेटा उठाना है, तो दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक ज्वाइन कंडीशन होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ ज्वाइन कंडीशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टेबल्स ऑल्सो. तो नंबर ऑफ ज्वाइन कंडीशन इक्वल टू इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टेबल्स माइनस 1. सपोज अगर मेरे पास दो टेबल है देन आई विल राइट हियर ओनली वन ज्वाइन कंडीशन. इफ आई हैव 3 टेबल्स, एम्प्लॉय ई, एम्प्लॉय एम एंड देन डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास 3 टेबल हो गए. 3 टेबल हो गए, दैट मीन्स एम्प्लॉय ई अलग है, मैनेजर की टेबल अलग है और डिपार्टमेंट 3 है. तो यहाँ पे 3 - 1 करोगे
तो दैट इज नथिंग बट द टू कंडीशंस हमें चाहिए होगी। अब वो कैसे लिखा जाएगा अभी मैं बताऊंगी करते वक्त। तो आप देखेंगे कि नंबर, अगर आपने ज्वाइंट कंडीशन करेक्टली डिफाइन कर लिया ना, तो आपका जो डेटा आएगा वो करेक्टली आएगा। अगर आपकी ज्वाइंट कंडीशन गड़बड़ हो गई तो डेटा भी गलत आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्वाइंट कंडीशन, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी बात कर रहे थे। Now the next one is here. यहाँ पे टाइप्स ऑफ ज्वाइन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज नथिंग बट द इक्वी ज्वाइन, जिसे कि आज अब क्या है कि हमारे पास ग्राफिकल ज्वाइंट्स भी आ गए, हमें रेडीमेड फॉर्मूला भी बन के आ गया। पहले जो वर्जन्स थे उसमें हमें बाकायदा डिफाइन करना पड़ता था, बट नाउ यू कैन यूज द रेडीमेड कमांड यूं कैसे। तो हम इक्वी ज्वाइन को इनर ज्वाइन भी बोलते हैं, और यहाँ पे नॉन इक्वी ज्वाइन भी मैंने आपको बताया। देन दैट इज नथिंग बट द सेल्फ ज्वाइन भी होता है आपका। एंड द लास्ट वन आई टोल्ड दैट इज नथिंग बट द आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में भी अभी यहाँ पे 3 पार्ट्स इन्होंने एज अ रेडीमेड फॉर्मूला आप कह सकते बना दिया है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेफ्ट का जो डेटा नॉन मैचिंग होगा वो भी डिस्प्ले होगा। राइट के केस में नॉन मैचिंग ऑफ द राइट टेबल होगा। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब भाई लेफ्ट और राइट दोनों में से जो नहीं मैच कर रहा उनको भी दिखाएगा, यानी दोनों ही दिखाएगा। आप कह सकते हो कॉमन प्लस जो मैच नहीं कर रहा है दोनों का वो भी दिखाएगा। तो दैट इज नथिंग बट द आउटर। आउटर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन द ज्वाइन क्वेरी। नाउ द इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन से चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके बताती जा रही हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे थ्योरेटिकली मैं बोलूँ उससे बेटर है कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। चलिए यहाँ पे जैसे सपोज अगर मैंने कहा डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करा दीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले कराने के लिए। तो अब देखिए 2 अलग अलग टेबल में 2 अलग अलग डेटा। एम्प्लॉय का नाम जो है एम्प्लॉय टेबल में मिलेगा और जो हमारा डिपार्टमेंट का नाम है वो डिपार्टमेंट टेबल में मिलेगा। तो आई विल राइट हियर सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम from EMPE. I'm not writing here alias name, it's not compulsory कि राइट यहाँ पे ज्वाइन क्वेरी में नहीं है आपका यहाँ पे। देन DPT where। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल सेलेक्ट किया। फ्रॉम के बाद आप देखिए तो 2 टेबल का नाम आ रहा है, एम्प्लॉय का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे where। अब देखिए एम्प्लॉय का जो नाम है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में कॉमन कॉलम क्या है हमें ये पता होना चाहिए। जब आपके पास ये चीज़ें दी जाती हैं तो आपके पास वो स्ट्रक्चर होता है जिससे आप पता कर सकते हैं व्हाट इज़ द कॉमन थिंग बिटवीन दीज 2 टेबल्स। तो हियर द कॉमन थिंग इज हियर डिपार्टमेंट नंबर। तो आई विल राइट हियर MP डॉट, आपको मेंशन करना पड़ेगा टेबल के नाम के साथ। तो दैट इज द रीजन वी यूज हियर एलियास नेम। तो EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DPT डॉट DPT नंबर। दोनों में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम कॉमन था। अब आप कहोगे ये डॉट वाला क्यों लगाया, बिना इसके चल जाता क्या काम? नहीं चलेगा। कारण क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम कि लेफ्ट हैंड साइड किस डिपार्टमेंट नंबर की आप बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल की या डिपार्टमेंट टेबल की, और राइट हैंड साइड कौन सा डिपार्टमेंट नंबर है। तो हमें बताना होगा। एंड दिस इज नथिंग बट द ज्वाइंट कंडीशन विच आई सेड कि अगर 2 टेबल है तो दोनों के बीच में एक ज्वाइंट कंडीशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, बट यू मस्ट राइट हियर कि व्हाट इज द ज्वाइनिंग कंडीशन बिटवीन दीज 2। तो हमारे पास जो ज्वाइंट कंडीशन है वो ये है। नाउ आई विल रन दिस। लग रहा है करप्ट हो गया है, एक बार के रन करने से रन नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम भी आ रहा फर्स्ट कॉलम में और दूसरा उसके डिपार्टमेंट का नाम भी आ रहा, दैट इज अकाउंटिंग एंड देन रिसर्च और सेल्स।
आप में से कोई लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसने 3 रिकॉर्ड दिखाए, दैट इज यहाँ पे अकाउंटिंग, रिसर्च एंड सेल्स दिखा रहा है, बट हमारे पास एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, उसका डेटा यहाँ पर इसने डिस्प्ले नहीं किया। बट इफ़ यू वांट टू डू दैट, तो मैंने अभी आपको बताया था वी कैन यूज़ यहाँ पे दैट इज़ अ डिपार्टमेंट टेबल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस ऑपरेटर आता है, अब तो रेडीमेड ऑपरेटर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम उसे लगा देंगे इक्वलिटी के पहले जो है। अब आप देखिए यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले होने लगा। तो नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे जो पहले मैंने रन किया था दैट वाज द नथिंग बट द सिंपल इक्वी ज्वाइन क्वेरी था, बट अब ये आउटर ज्वाइन क्वेरी बन गया। कैसे बन गया, पहले केवल वो मैचिंग रिकॉर्ड्स दिखा रहा था, जिस जिस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा था केवल उसी को डिस्प्ले करा रहा था, जिसमें नहीं था उसने नहीं दिखाया। बट इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन यूज हियर द प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर जो होता है वो आउटर ज्वाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ पे कम था, एम्प्लॉय टेबल में नहीं था, तो हमने जहाँ पे कम था वहाँ पर ये प्लस को जोड़ दिया, तो दोनों का वजन यू कैन से बराबर हो गया। अब आ गया डेटा, जो मैच नहीं कर रहा था वो भी डिस्प्ले हो गया डिपार्टमेंट टेबल का। ये इस तरह से रिमेंबर करने का तरीका है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर उस तरफ लगाया कंडीशन के जहाँ पर डेटा मेरे पास मिसिंग था, तो ये हुआ। इवन यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दैट, आई विल शो दैट, आप ये इसका प्री डिफाइंड यूज कर सकते हैं, दैट इज लग रहा है मैंने मेंशन नहीं किया है, कोई नहीं, मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट हियर द सेलेक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम EMP। क्योंकि ये राइट में डेटा कम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट आउटर फ्रॉम की जगह यहाँ पर ऑन आएगा। outer on, ये आ गया। तो इंस्टेड ऑफ द प्लस ऑपरेटर यू कैन यूज हियर दिस सेलेक्ट ई नेम डी नेम फ्रॉम EMP। फिर आपने EMP और डिपार्टमेंट के बीच में कॉमा की जगह अब आप लिखेंगे कीवर्ड दैट इज अ राइट आउटर ज्वाइन, देन DPT एंड वेयर की जगह यहाँ पर ऑन कीवर्ड काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट आ गया। तो आप अगर प्लस ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, और अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो पहले मैंने तरीका आपको बताया था वो कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन। अब देखिए हमें पता था कि राइट हैंड साइड जो टेबल है मेरी उसमें डेटा नहीं, अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर उल्टा कर दूं, आई मीन यहाँ पर मैंने ई नेम बाद में लिख दूं, दैट मीन्स डेटा जो है आपका एम्प्लॉय का बाद में आएगा
और यहाँ पे EMP को मैं बाद में लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने DPT लिख दिया और राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दिया EMP टेबल। अब तो यहाँ पे राइट के, क्योंकि फिर तो आपका लेफ्ट में डेटा नहीं आएगा मैचिंग का, आई मीन एक डिपार्टमेंट वहाँ पे बच जाएगा। तो आई विल राइट हियर लेफ्ट इंस्टेड ऑफ द राइट, आई विल राइट हियर लेफ्ट। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन EMP ऑन दिस आपने कर दिया, यहाँ पे आगे पीछे चलता है। तो ये यहाँ पे अब आप देखिए ये पलट गया, चीज़ें ऑपरेशन लेफ्ट में आ गया, आई मीन डेटा जो डिपार्टमेंट का है वो अलग हो गया, आई मीन लेफ्ट राइट हो गया। तो आपने फिर यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका जो टेबल है लेफ्ट में जो बैठा है लेफ्ट हैंड के, वो कौन सी टेबल है जिसमें ज़्यादा डेटा है या जिसमें कम है, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट आपको सोच के लिखना है, इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट राइट। आप कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पे फुल का इस्तेमाल कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक जहाँ पे कम होगा कहाँ ज़्यादा होगा वो वही डेटा दिखा देगा। दोनों तरफ जो भी एक्स्ट्रा बच रहे होंगे उनको। तो भी देखिए यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ लेफ्ट राइट ना, तो आप फुल लगा के आप चला लो, आपका डेटा जो मैचिंग होगा वो तो दिखेगा, जो नॉन मैचिंग बशर्ते यहाँ पे सपोज करो एम्प्लॉय टेबल में कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि इससे मैच नहीं कर रहा, तो वो भी आ जाता। कई बार हम एंट्री कर देते हैं उसमें डिपार्टमेंट नंबर हमने एम्प्लॉय की नहीं डाली है, तो जो मैच नहीं कर रहा है एम्प्लॉय का डेटा वो भी डिस्प्ले हो जाएगा इन केस ऑफ द फुल। तो ये होता है कि कई बार आपका क्वेरी कैसे पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आप देख रहे हो कि मैंने आपको इक्वी ज्वाइन में ही आउटर ज्वाइन भी बता दिया। नाउ द टेक द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हमारे पास नॉन इक्वी ज्वाइन हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने केवल 2 ही डेटा डिस्प्ले कराया है, इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे केवल मैंने 2 ही। अगर मैं ये बोलती कि आप ना एम्प्लॉय का नाम, उसके मैनेजर का नाम और उसका डिपार्टमेंट और उसके मैनेजर का डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले करो, तब आप कैसे करते। देखो मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। सेलेक्ट मैंने बोला, मैं यहाँ पे एलियास नेम लिखूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रॉम पार्ट दिखा देती हूँ लिख के। लिखने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो पता होना चाहिए। फ्रॉम EMP का मैंने E बनाया क्योंकि एम्प्लॉय और मैनेजर का भी डेटा चाहिए। देन अगेन आई राइट हियर EMP M। देन मुझे एम्प्लॉय का टेबल चाहिए, आई मीन सॉरी डिपार्टमेंट का नाम और उसके मैनेजर का भी नाम। तो आई राइट हियर डिपार्टमेंट का ED मैंने लिख दिया। ED स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। देन आई राइट हियर निकनेम। DPT का अगेन एक और बनाया मैंने टेबल, दैट इज MD, दैट मीन्स मैनेजर का डिपार्टमेंट। एंड देन आई वांट टू डिस्प्ले यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, दैट मीन्स E.E नेम, कॉमा एम्प्लॉय का नाम हो गया। फिर उसके डिपार्टमेंट का नाम उसके साथ ही लिख देती हूँ, तो मैं ED.D नेम, डिपार्टमेंट नेम का मतलब है D नेम, नाउ कॉमा। देन अगेन आई विल राइट हियर मैनेजर का नाम, दैट इज M.E नेम। देन मैनेजर का डिपार्टमेंट, आई मीन मैनेजर किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेम है या डिफरेंट है वो हमें देखना है, MD.D नेम। तो ये 4 डेटा मैंने डिस्प्ले कराया, दैट इज एम्प्लॉय का नाम, उसका डिपार्टमेंट नेम, उसका मैनेजर का नाम और उसका मैनेजर का डिपार्टमेंट का नाम। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना टोटल मैंने कितनी टेबल सेलेक्ट करी। एम्प्लॉय का एक टेबल बनाया एम्प्लॉय के लिए, एक मैनेजर के लिए, एक मैनेजर का डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। 4 टेबल हो गई यहाँ पे, दैट इज EM, ED और MD। देन आई विल राइट हाउ मेनी कंडीशन, ज्वाइन कंडीशन। यहाँ पे 3 कंडीशन लिखनी होगी। वेयर एम्प्लॉय को आप एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट से कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे E.DPT नंबर इक्वल टू ED.DPT नंबर, आई मीन एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर होगा। देन पुट द कॉमा, राइट द सेकेंड कंडीशन। ये तो एम्प्लॉय का और उसके डिपार्टमेंट का हो गया। इसी तरह से मैनेजर का ले लिया मैंने, M.DPT नंबर इक्वल टू MD.DPT नंबर, आई मीन मैनेजर का डिपार्टमेंट नंबर। भाई मैनेजर के डिपार्टमेंट नंबर हो उसके डिपार्टमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। देन तीसरी कंडीशन क्या होगी, अब इन दोनों में कौन मैनेजर है कौन एम्प्लॉय है वो भी तो एक कंडीशन है, कौन बॉस है कौन एम्प्लॉय है तो वो भी तो देखना होगा। दैट मीन्स E.MGR, एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर जब मैनेजर के M.EMP नंबर बराबर हो तो वो डिस्प्ले करा दे।
तो ये हो गई हमारे यहाँ पे 3 कंडीशन, टोटल 4 टेबल थी, ये मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे डाल दी। नॉट प्रॉपरली एंडेड, अच्छा सॉरी दिमाग कहीं और था, कॉमा नहीं लगता है भैया, एंड कंडीशन लगेगा। आई फॉरगेट टू राइट एंड कंडीशन। तो आई मीन ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो तभी डेटा डिस्प्ले हो। आई मीन एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर है, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर है, उसके डिपार्टमेंट नंबर के बराबर, वाई आई हैव रिटन कॉमा आई डोंट नो, लेकिन यहाँ एंड आता है। नाउ यहाँ पे रन करोगे तो ये आ गया डेटा। तो देखिए यहाँ पे टोटल सभी 14 लोग होंगे, यहाँ पे लग रहा 13 रिकॉर्ड है, 13 ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये 13 के देखिए सभी एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, उसका डिपार्टमेंट आ रहा है, इवन ये मिलर का जो सॉरी मैनेजर नेम है वो क्लार्क है, और दोनों सेम ही डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे देखो जोन्स जो है रिसर्च में काम कर रहा है, बट उसका जो बॉस है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। अब बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना कि क्या क्या है ऊपर हेडिंग से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एलियास नेम सिखाया था, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आप एलियास लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट द एम्प्लॉय नेम, यू कैन राइट हियर ऑन द रिपोर्ट योर एम्प्लॉय नेम। देन यहाँ पे आप इसका एलियास लिख सकते हो, एमपी या एम्प्लॉय, आपको जो भी लिखना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम या डीपीटी मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। ना इसी तरह से यहाँ पे आप कह सकते हो मैनेजर नेम, मैनेजर नेम। देन अगेन आई विल राइट हियर द, ये मैनेजर का डिपार्टमेंट है तो आप लिख सकते हो मैनेजर डिपार्टमेंट। तो अब आप इसे रन करोगे तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा कि हाँ हेडिंग आ रही है प्रॉपरली, तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज़ दिस, तो देखिए ये एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, ये उसका मैनेजर्स है, और ये उसका अकाउंट सॉरी मैनेजर का डिपार्टमेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है मैनेजर और जो आपका उसका बॉस और उसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है सॉरी, वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग भी हो सकता है। तो केवल एक ही एम्प्लॉय मुझे दिख रहा है जो यहाँ पे ये रिसर्च में काम कर रहा है, और बॉस जो है उसका अकाउंट में है, और ये सेल्स में है और ये अकाउंट में है। तो यहाँ पे जोन्स एंड ब्लेक हैं जो अलग अलग हैं क्योंकि इनके बॉस जो है किंग है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से डेटा हम कैसे, तो मेरा पर्पज़ ये था कि आपको कैसे ज्वाइनिंग कंडीशन डिफाइन करते हैं वो बताने की। कई बार हमारे माइंड में आता है कि इफ़ आई एम नॉट राइटिंग द ज्वाइनिंग कंडीशन व्हाट विल हैपन। तो ये तो एक कंडीशन थी कि अगर मैं ना लिखूँ तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस ज्वाइन कंडीशन। क्रॉस ज्वाइन कंडीशन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ बताने की जगह। फ्रॉम मैंने यहाँ पे लिखा एमपी कॉमा डीपीटी। देखिए यहाँ पे मैंने कोई ज्वाइन कंडीशन नहीं लिखी, बल्कि आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा मतलब ही नहीं था, तो देखिए दोनों टेबल के कॉलम को दिखा रहा है, इवन एम्प्लॉय नंबर से लेके देखिए डिपार्टमेंट नंबर तक। तो एम्प्लॉय का डेटा, देन डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम, लोकेशन जो है वो आपकी दूसरी टेबल का डेटा है। बट थिंक अबाउट, क्या ये 14 रिकॉर्ड आ रहा है? आप देखिएगा ये 56 रिकॉर्ड आ रहा है, दैट इज अ 56 रिकॉर्ड। आई मीन ये 50 तक मैंने दिखाया है ना, तो वो सेलेक्ट किया, आप 100 कर दीजिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 56 कैलकुलेशन। उसने सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 14 इंटू 4 कर दिया, दैट इज नथिंग बट द 56 रिकॉर्ड, एंड विच इज द गार्बेज वैल्यू यू कैन से। यहाँ पे उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा। तो मतलब ये सेलेक्ट रोमियो, अच्छा मैंने रन नहीं किया शायद, फिर से रन करेंगे तो आ जाएगा 56। ये 56 रिकॉर्ड्स आ गए आपके। तो आप देखिए कि इसमें ये सारा गार्बेज डेटा है भाई। इसका 14 रिकॉर्ड उठा के उसके 4, आप देखिए हर एक एम्प्लॉय को उठा के इसने कितनी बार दिखा दिया, 14 टाइम्स आप देख सकते, सॉरी 4 टाइम्स सबको दिखा दिया, हर एक डिपार्टमेंट से मैच करा के दिखा दिया। तो दिस इज टाइप ऑफ द ज्वाइन इज कॉल्ड द क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में आपने कंडीशन नहीं बताई है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई को, तो ये गार्बेज डेटा हुआ, हमारे लिए रिलेवेंट डेटा नहीं हुआ ये।
दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द ज्वाइनिंग कंडीशन। तो ज्वाइनिंग कंडीशन के बेसिस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप सोच रहे होगे मुझे कुछ सेलेक्टेड डेटा दिखाना है तो क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने कहा लीजिए मैं एम्प्लॉय का नाम डाल दिया और केवल इसका डी नेम ले लिया तो भी वही चीज़ आएगी। आपने केवल 2 कॉलम देखना है तो भी वही आएगा, बट 56 रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। सी दिस आंसर इज 56। तो वो तो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हम कर रहे हैं कि क्या हम कॉलम ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि इफ़ यू आर नॉट डिफाइनिंग द ज्वाइनिंग कंडीशन इट विल शो द गार्बेज डेटा। तो आपको तो यहाँ पे करेक्ट डेटा देखना है मैचिंग के लिए, इसलिए कंडीशंस हम लगाते हैं। अब मैंने आपको एक यहाँ पे बताया था कि ज्वाइनिंग कंडीशन हमने देखी। अभी मैंने आपको सेल्फ ज्वाइन भी बता दिया। कैसे बता दिया? एम्प्लॉय टेबल और उसके मैनेजर का जो डेटा आप देख रहे हैं वो सेल्फ ज्वाइन की कंडीशन में आता है। तो आपने देखा कि वहाँ पे आ गया। ना मैंने अभी तक आपको नॉन इक्वी नहीं बताया, आउटर बता दिया, सेल्फ ज्वाइन बता दिया और इक्वी बता दिया। ना नॉन इक्वी ज्वाइन नहीं बताया। अब देखते हैं यहाँ पे मैं तीसरी टेबल अभी तक नहीं लेके आई, दैट इज अ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ग्रेड। तो ये एक तीसरी टेबल है, इसकी मैंने बना रखी है ये टेबल। आई मीन ये ना मिले तो आप नेट से लेके इसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ग्रेड। अब देखिए ये जो तीसरी टेबल है ये हमारी एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड है। अब मैं कह रही थी कि मुझे उन सभी एम्प्लॉय का ग्रेड देखना है, सभी की सैलरी पता है, तो मुझे तो मैं आई वॉन्ट टू नो, चलो आई वॉन्ट टू डिस्प्ले सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा ग्रेड फ्रॉम EMP। ई ले लिया। निक नेम लेना ज़रूरी होता है, वो जब कंडीशन लिखते हैं तो बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा। तो आई एम टेकिंग द निक नेम हियर, सेल ग्रेड, और एस ले लिया इसका वेयर। वेयर दैट इज़ अ ई डॉट, दोनों के बीच में क्या होगा? ई डॉट सेल, आई मीन एम्प्लॉय की जो सैलरी है इन दोनों के बीच में हो, सेल बिटवीन एस डॉट लो सेल, सॉरी लो सेल में डब्लू नहीं है, लो सेल एंड एस डॉट हाई सेल। हाई में HG नहीं है, that is HIL, then put the semicolon and run this। तो ये देखिए सभी एम्प्लॉय का ये ग्रेड बता देगा। यहाँ पे देखिए सभी का ग्रेड आ गया। वाई इट्स नॉट शोइंग द किंग का रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखा रहा? देखते हैं किंग का क्यों नहीं आया। किंग भी यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट। अब देखिए इसका रीज़न थोड़ा देख लेते हैं क्यों नहीं है। वैसे तो मुझे पता है बट आई वॉन्ट टू शो यू क्यों नहीं है। फ्रॉम EMP, क्योंकि मैंने उसकी सैलरी एक्चुअली बदल दी थी और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 5000 तक ही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्चुअली किंग को सैलरी बढ़ा दी थी यहाँ पे, तो ये रहा 10,000। ड्यू टू दिस 10,000 वो किसी ग्रेड के अंडर में ही नहीं आ रहा, तो 13 आ गया। आई विल अपडेट दिस देन इट विल शो दिस। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 5000 where EMP number equal to 7839। तो ये उसकी सैलरी को अपडेट कर देगा। 1 रो अपडेटेड। नाउ आई विल रन दिस, देन ग्रेड नंबर 1 भी आ जाएगा, ग्रेड 5 सॉरी, 5वें ग्रेड में हमारा 5000 डिफाइंड है। तो अब देखिएगा यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा होगा।
देखिए 14 आ गया। यहाँ पे किंग का भी 5 ग्रेड है, क्योंकि जो ग्रेडिंग 5 है वो 5000 के लिए है। अगेन आई विल शो दिस सेल ग्रेड सैलरी, तो इट विल बी क्लियर टू यू। तो देखिए यहाँ पे 5000 का जो रेंज है वो 3000 से लेके, अच्छा ये 999 था, तो मेरी सैलरी 10,000 थी, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 10,000 तक है, इसको भी शायद मैंने अपडेट कर रखा था। तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो इसका रेंज है वो ये है। और बाकी सबकी रेंज देखिए 700 से 1200 है, इसका 1400 है, इसका 2000, 3000, तो ये है। तो पिछली सैलरी उसकी 10,000 थी, जो कि रेंज से बाहर थी, इसलिए वो 13 रिकॉर्ड्स दिखा रहा था। अभी जब इसकी रेंज में आ गई है तो वहाँ पे हमें मिल गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इक्वी जॉइन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में कोई कॉमन कॉलम नहीं था, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है। इवन अगर हम यहाँ पर देखना चाहें और थोड़ी सी कंडीशन, तो दिस इज़ नथिंग बट द ज्वाइनिंग कंडीशन। ज्वाइनिंग कंडीशन के साथ साथ आप फिल्टर कंडीशन भी लगा सकते हैं। आप कहोगे ये फिल्टर कंडीशन क्या होती है? फिल्टर कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ और कर दी कि ये लो सेल और हाई सेल का ग्रेड तो दिखाएगा, एंड केवल उनका ही दिखाए, एंड सेल इज़ ग्रेटर देन, मान लीजिए जिनकी 3000 है, जिनकी सैलरी 3000 या 3000 से ज़्यादा है, केवल उनकी ग्रेडिंग ही ये दिखाए, बाकियों की ना दिखाए। मुझे और की नहीं चाहिए, तो उसका नाम और उसकी सैलरी और उसका ग्रेड चाहिए जिनकी सैलरी 3000 या 3000 से ज़्यादा है। तो आप देखिए यहाँ पे केवल 3 रिकॉर्ड्स हमें मिले, दैट इज़ अ किंग, फोर्ड एंड स्कॉट का। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे, तो ये जो सेकेंड कंडीशन आई हैव रिटन हियर, दैट इज कॉल्ड द फिल्टर कंडीशन, इट इज़ नॉट द ज्वाइनिंग कंडीशन। ज्वाइनिंग कंडीशन जहाँ पे हम दो टेबल के डेटा को ज्वाइन कर रहे हैं, बशर्ते कुछ कॉमन है या नहीं है, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडीशन, क्योंकि यहाँ दो टेबल थी तो आपने देखा एक ही ज्वाइनिंग कंडीशन और एक फिल्टर कंडीशन है। तो आपकी दो तरह की कंडीशन होगी, ज्वाइनिंग एंड फिल्टर कंडीशन, की डेटा आप किस बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट दिस। तो आई होप कि सभी को ज्वाइन क्वेरी समझ में आ